हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस विद शालिनी। तो जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकारों का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम आधी क्लास कवर कर चुके हैं और आधी क्लास को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार को, उससे और जो हमने राज्य की परिभाषा को पढ़ लिया था, हमने आर्टिकल 13 को पढ़ लिया था और हमने टोटल आर्टिकल 12 से लेके 18 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे के आर्टिकल जो हैं उनको समझने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कितने आर्टिकल शामिल हैं? आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 इतने आर्टिकल शामिल हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? इसके तहत सब आर्टिकल भी हैं जिनको हमें याद करना है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख लिया है क्योंकि ये ना एग्जाम में आ जाता है। हालांकि कई बार देखा जाता है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है और काफी डीप में भी कई बार पूछ ले रहा है चीजें, तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें मुझे लगता है कि अब के टाइम पे हो चुकी हैं। एग्जाम पेपर के पैटर्न को देखें तो इस वजह से इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी एग्जाम में आता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, आपके आर्टिकल को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और इसमें ये चीजें लिखी गई हैं। तो देख लेते हैं आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि आप विचार कर सकते हैं और उस विचार को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके मन में कोई भी थॉट आता है कि आज मेरे मन में ये थॉट आया है कि आज मुझे कविता लिखनी है। आप कविता कैसे लिखेंगे? पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। वो हो गई अभिव्यक्ति। या फिर हो सकता है आप अपनी बात वीडियो के माध्यम से आप किसी को बताना चाहते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आप एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप अपने मन में कुछ विचार करते हैं और उस विचार को अभिव्यक्त भी करते हैं। आपको इसका अधिकार देता है आर्टिकल 19, ठीक है। दूसरी बात क्या है? और 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की बात करता है। यानी अगर आप कहीं सम्मेलन करने जा रहे हैं तो वहां आप शांतिपूर्ण बैठिए। आप वहां पर चाकू, तलवार, बंदूक ये सब लेके नहीं जा सकते हैं। आप सरकार के सामने या फिर आप किसी के भी सामने अगर आप अपनी मांग को रखना चाहते हैं तो आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखिए और अपनी बात को कंप्लीट करिए, है ना। तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, 19(1)(c) कहता है संगठन बनाने का अधिकार और सहकारी संस्था बनाने का अधिकार। यानी कि आप जब संगठन बनाते हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, तो वहां पर जो है उसका अधिकार आपको दिया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं और आप जो सहकारी संस्थान होते हैं आप उनको भी बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19(d) क्या कहता है? आवागमन, यानी आप फ्रीली कहीं भी इंडिया में आ जा सकते हैं, इस बात की आपको इजाजत देता है आर्टिकल 19, है ना। आर्टिकल 19(e) क्या कहता है? कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और आप कहीं बस भी सकते हैं। यानी कि आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो आप साउथ इंडिया में जाके बस सकते हैं। आप वहां पे अगर आपके पास पैसे इतनी अवेलिटी है तो आप वहां जाइए और अपना मकान खरीद सकते हैं, वहां पे आप जाकर के बस सकते हैं, है ना। तो इस चीज का आपको अधिकार देता है आर्टिकल 19। आर्टिकल F डिलीट कर दिया गया है तो इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगा बता देना चाहिए कि आर्टिकल F है लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। आर्टिकल G क्या कहता है? व्यापार करने, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद पेशा करने, यानी आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप वकील बन रहे हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं या फिर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो आप उन सभी पेशे को आप चूज कर सकते हैं, है ना। आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपनी इच्छा अनुसार उस चीज को चूज कर सको। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, यानी कि आपको अपराधी ठहरा दिया गया है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए कि आपको किस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा, ये आर्टिकल इसकी बात करता है, ठीक है। अभी हम इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डीप आता नहीं है इससे, तो इस वजह से हम डीप नहीं पढ़ रहे हैं ना।
अगर आता हो तो मैं जरूर पढ़ाती इसको। आर्टिकल 20 में भी सब टाइटल है, तो इसको यहाँ पर क्या करता है, भूतलक्षी विधान। भूतलक्षी विधान का क्या मतलब होता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, भूतलक्षी विधान यानी कि मान लीजिए जैसे कोई कानून बना, ठीक है, तो मान लीजिए कि आज के समय में एक ऐसा कानून बनता है कि अगर आप रोड पे चलते हुए आपने वहां पर कचरा फेंक दिया तो आपको 1 साल की जेल कर दी जाएगी। मान लीजिए आज के टाइम पे, यानी आज कौन सी तारीख है, आज 20 मार्च है, आज 20 मार्च को ऐसा कानून बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन 18 मार्च को एक व्यक्ति ने ऐसा किया था कि रोड पे चलते हुए उसने कचरा फेंक दिया, तो क्या अब उसके ऊपर उस कानून को लागू किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये मना कर रहा है कि भूतलक्षी विधायन से कानून को लागू नहीं किया जाएगा, खासकर क्रिमिनल केसेस में। लेकिन अगर सिविल केस होगा तो वहां पर उसको लागू कर दिया जाता है, क्योंकि सिविल केस में ज्यादातर लोगों को सजा नहीं होती है और वो बहुत छोटे छोटे पेनाल्टी देकर या फिर ऐसा कुछ ये कह ले कि उसको निपटारा कर दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, है ना। तो वहां पर नहीं लगता है, और इस वजह से भूतलक्षी विधायन को यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ। कोई भी कानून जो आज की तारीख में बनाया गया है, क्रिमिनल कानून, कोई भी क्रिमिनल कानून जो आज की तारीख में बनाया गया है उसको कल से लागू नहीं किया जाएगा, यानी जो कल बीत गया है उससे लागू नहीं किया जाएगा, आज से ही लागू किया जाएगा, ठीक है। जिसने पहले के समय में जो पहले 4 दिन पहले अगर कोई उसने क्राइम कर रखा है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। अगर आज की तारीख में वो व्यक्ति कानून को तोड़ता है या फिर क्राइम करता है, उस परिस्थिति में उस व्यक्ति पर केस लगाया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात करते हैं। सब क्लॉज दोहरे दंड की मनाही है, यानी कि आपको सेम, आपने एक ही अपराध किया है और एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा कभी नहीं दी जाएगी, है ना। तो इस चीज के लिए बोलता है कि कोई भी नागरिक है, उसने अगर एक बार अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, आप उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम का कोई भी गवाह नहीं है, तो पुलिस है या फिर कोर्ट है मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप ही अपने केस की गवाह बन जाओ, क्योंकि आपके लिए तो कोई गवाह है ही नहीं, है ना। तो उस परिस्थिति में ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप ही अपने लिए प्रूफ लेकर आओ और आप ही अपने विरुद्ध गवाही दो, बताओ कि तुमने अपराध किया है, तुम बताओ, है ना। ऐसा मुझसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दूंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है ना, तो कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, तो इन सारी चीजों को मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। देख लीजिए, आर्टिकल 21 जो है वो जीवन का अधिकार है, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है और गरिमा के साथ आपको मरने का भी अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जीने का अधिकार देता है, आप जी रहे, मान लीजिए कल को मैं किसी बीमारी से, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाती हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा मिल रही है और मेरी मृत्यु भी नहीं हो रही, उस परिस्थिति में क्या होता है, मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये जो असहनीय पीड़ा है ना वो मुझे जीने नहीं दे रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं अब नहीं जी पा रही हूँ, अब मैं मरना चाहती हूँ, है ना। तो कोर्ट वहां पर परमिशन दे देता है कि अच्छा ठीक है, इनको, जैसे मान लीजिए मैं वेंटिलेटर पे हूँ, ठीक है, मैं वेंटिलेटर पे हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कुछ कुछ इक्विपमेंट्स मेरे बॉडी से हटा दिए जाएंगे कि अच्छा अब इनकी थोड़ी सी सांस रोक देनी है या दवाई नहीं देनी है या फिर इंजेक्शन देना था वो नहीं देना है, तो इस तरीके से करके उनको थोड़े थोड़े जो सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे उनको कम कर दिया जाएगा और इंसान की ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको जहर दे के मार दिया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा इंडिया में करना मना है कि आप किसी भी पर्सन को, मतलब उसको ऐसे मार नहीं सकते कि हाँ जहर दे दिया तो वो मर गया,
क्योंकि वो अपने दर्द को झेल नहीं पा रहा था, अपनी परेशानी को या कैंसर जैसी बीमारी या किसी भी बीमारी को नहीं झेल पा रहा है, तो इस वजह से उसको मार दिया ना। तो वहां पर थोड़े थोड़े सप्लीमेंट्स जो दवाइयां हैं उनको कम करते करते वैसे उसको मौत दी जाती है। ठीक है। अच्छा, हाँ, आगे बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल 21 के तहत यानी जीवन के अधिकार में, यानी कि आपका जो गरिमामयी जीवन जीने का जो अधिकार है उसके तहत क्या क्या शामिल है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए, आप अपने पास पासपोर्ट रख सकते हैं, ये आपके जीवन का अधिकार है, आपकी लाइफ का अधिकार है कि आप इसको रख सकते हैं। विदेश की यात्रा करने का अधिकार है आपके पास, ये आपका जीवन का अधिकार है कि आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, है ना। अगर आप जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं या कहीं और देश, किसी और देश में जाना चाहते हैं, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तब वैसी परिस्थिति में आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप नहीं जा सकते हैं, है ना। स्वच्छ पर्यावरण, मनमानी हथकड़ी ना लगाना। अच्छा, मनमानी हथकड़ी ना लगाना मतलब आपको कोई मान लीजिए आपके घर में पुलिस आती है, गेट नॉक करती है और कहती है हम आपको गिरफ्तार करते हैं, तो आप उनसे प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, अब मुझे बताइए, अब तभी मुझे लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने मुझसे बोला कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और हम चुपचाप चले जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 21 कहता है कि आप कोई अगर आपके साथ मनमानी हथकड़ी लगाता और बोलता आप हमारे साथ चलिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको बोल सकते कि भाई ऐसे नहीं ले जा सकते आप हमें, है ना। रोजी रोटी का अधिकार, यानी कि एक तरीके से रोजगार आपको मिलना चाहिए, है ना। तो वो भी आपका जीवन जीने का अधिकार है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। अब मान लीजिए आप जी रहे हैं लेकिन आपको खाने को नहीं मिल रहा है, आपकी इतनी ज्यादा, आप गरीब हैं, है ना, वहां पर क्या हो रहा है। तो ये आर्टिकल कहता है कि जीवन जीने का एक जो अधिकार है उसके तहत क्या क्या शामिल है। तो आप भरपेट खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, ये भी आपके जीवन का अधिकार है ना। अच्छा, निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, ये भी आपका जीवन का अधिकार है कि आपको फ्री में, अगर आप एबल नहीं है तो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, एक वकील करके देती है जिसके तहत आपको निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। नींद का अधिकार, ये तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भैया नींद तो हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है ना। तो नींद का अधिकार हमारा जो है वो जीवन का अधिकार है। अगर आपकी मम्मी आपको उठाने आती है तो आप बोल सकते हैं कि मम्मी ये मेरे जीवन का अधिकार है, आप मुझे नहीं उठा सकती, है ना। तो उसके बाद तो फिर क्या होगा आप ही को पता है, मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि, ठीक है। आगे देखते हैं, निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, आपकी प्राइवेसी जो है वो भी आपके जीवन का अधिकार है। यानी आज के टाइम में आपका फोन आपकी सबसे बड़ी प्राइवेसी है, तो ये जो अधिकार है ये भी आपका निजता का अधिकार है ना। जीवन साथी, अच्छा, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी जो है जीवन का अधिकार है कि आप अपना जो पार्टनर है आप उसको अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है या किससे नहीं करनी है ना। तो ये वाला भी अधिकार आपके जीवन का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी निवारक नजरबंदी। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मनमानी हथकड़ी है, यानी कि जब आप कोई जुर्म करके आए हैं और ऐसा मतलब पुलिस को पता है कि हाँ ये व्यक्ति पर्सन है और ये ना जुर्म करके आया या फिर इसने कोई क्राइम किया है, अब इसको जाके गिरफ्तार करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई गिरफ्तार करने की, कि आप क्राइम करके आए हैं तब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है ना। और ये आर्टिकल 22 क्या कहता है, कहता है कि अपराध किए जाने का शक है ना। अपराध किए जाने का शक है, अभी अपराध हुआ नहीं है। मान लीजिए इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है और उस टाइम पे किसी भी, अच्छा, मान लेते हैं इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, और उस टाइम पे किसी भी व्यक्ति पर ऐसा शक हो रहा है कि ये पार्टिकुलर व्यक्ति जो है बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है या फिर दंगे फसाद करवा सकता है हिंदू मुस्लिम में, ऐसा उस पर शक है।
उसको क्या करेंगे, तुरंत गिरफ्तार करके उसको डाल देंगे जेल के अंदर। लेकिन शर्त क्या है, ऐसा नहीं कि उसको डाल देंगे तो फिर उसको कुछ करेंगे ही नहीं, उसकी सुनेंगे ही नहीं कि बस अब जाओ भाई तुम्हारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको डाल देंगे जेल के अंदर बेशक, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, उससे पूछताछ करी जाएगी, है ना, उसके आधार पे कि भाई क्या है तुम्हारा, क्या प्लानिंग चल रही है, जो भी बात हो, है ना। तो ये रीजन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये मनमानी हथकड़ी ना लगाना और ये मनमानी गिरफ्तारी करने में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध कितने अधिकार मिले हुए हैं हमें, तो 2 अधिकार हैं। कौन से अधिकार है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मनुष्यों का दुर्व्यापार यानी कि मनुष्यों की खरीद बिक्री को नहीं करना, और बेगार यानी फ्री में किसी से काम करवाना। जैसे आप मुझे पैसे पे नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझे बोलते हैं कि मैम आप पढ़ाइए, आप ऐसे कैसे नहीं पढ़ाएंगी, आपकी क्लास क्यों नहीं आई, तो आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आप मैम पढ़ाइए, मेरी चॉइस है, मैं पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊंगी, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी, है ना, ये मेरी चॉइस है कि मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि इच्छा की कि आप किसी से फ्री में एक तो काम करवा रहे, है ना, ऊपर से आप उसे जबरदस्ती भी कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं कर सकते आप, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, अंडर 14 एज यानी जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको खतरनाक कारखानों में रोजगार नहीं करने दिया जाएगा। अब इसी जगह मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो होटल वगैरह होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वहां पर कई बर्तन धोने का काम करते हैं या खाना सर्व करने का काम करते हैं, तो वो एक अलग का मामला हो जाता है। वो कोई खतरनाक कारखाना नहीं है, कोयले की खान नहीं, वहां पर बच्चे की जान पर कोई खतरा नहीं है। तो उस परिस्थिति में काम करना पड़ जाता है, और हमारी इंडिया में ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी हो रखी है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कई सारे बच्चों को हम देखते हैं कि उन्हें काम करना पड़ता है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो मुझे लगता है ये भी सही चीज है कि एटलीस्ट पूरी तरह से मना ही नहीं है ना। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 क्या कहता है, धर्म को मानने, यानी मैं हिंदू धर्म को फॉलो करूंगी, या मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करूंगी, या मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करूंगी, है ना। आचरण करने, यानी मैं पूजा करूंगी, या फिर मैं चर्च में जाऊंगी हर संडे को, या फिर मैं नमाज पढ़ूंगी, ये मेरा राइट है। और उसके बाद उस धर्म के बारे में मैं लोगों को प्रोपोगेट भी करूंगी। जैसे क्रिश्चियन लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों को, मतलब कि आप वहाँ चर्च में जाएंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें, या फिर आप कहीं भी किसी भी धर्म में जाएंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाती हैं। तो ये प्रयास किया जाता है कि अच्छा आप अच्छे हैं, हमारा धर्म अच्छा है तो आप इसको मान सकते हैं। हालांकि ये अपनी चॉइस की बात होती है, हमें किस धर्म को मानना है नहीं मानना है। तो प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कि आप अपने धर्म के बारे में किसी को भी बता सकते हैं, है ना। ये हो गया। तो यानी आर्टिकल 25 कहता है धर्म को मानने का अधिकार, उसको आचरण करने का अधिकार, और उसे प्रोपोगेट करने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 26 कहता है कि धर्म को मानना, आचरण करना, प्रोपोगेट करना, उसके बाद क्या आता है कि धर्म का मैनेजमेंट भी करना है ना। धर्म को मैनेजमेंट करके चलना है। जैसे कि हम कई सारे मंदिरों में देखते हैं या मस्जिदों में देखते हैं, जो भी पैसा आता है उसका मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किया ही जाता है ना। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, हालांकि उसमें राज्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, ऐसा कोई टैक्स राज्य राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिसे धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जाए। यानी कि ऐसा कोई टैक्स नहीं राज्य लगाएगा जिससे कि किसी धर्म विशेष के लिए खर्च किया जाएगा। अगर खर्च होगा तो सभी धर्मों के लिए खर्च होगा, अगर नहीं होगा तो किसी भी धर्म के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है और राज्य धर्मनिरपेक्ष है। आप लोगों ने पढ़ा है प्रस्तावना में, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि आपको वहां से चीजें और बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 28 क्या कहता है, राज्य के स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के स्कूल में कौन से, सरकारी स्कूल, जिसमें मैं पढ़ी हूँ या फिर और भी बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल में
धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी वहाँ वेद नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ बाइबल नहीं पढ़ाया जाएगा और वहाँ क्या बोलते हैं कि वहाँ पर सरस्वती मंत्र भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सरस्वती मंत्र हो गया या फिर ऐसी कुछ चीज़ हो गई, ये तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं और सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि आप क्योंकि अब स्कूल है वहां पर तो सभी धर्म के बच्चे होंगे, तो आप हिंदू धर्म से ये नहीं आप मान लीजिए हिंदू धर्म के ज्यादा बच्चे हैं वहां पर, मान लीजिए मुस्लिम धर्म के कम बच्चे हैं, ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि चलो तुम भी गाओ सरस्वती मंत्र, ये तो नहीं कह सकते ना। या फिर मान लीजिए मुस्लिम ज्यादा है हिंदू कम है, तो ये तो नहीं कह सकते कि चलो तुम भी नमाज यहाँ पे पढ़ो। तो ये क्योंकि अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, तो वहां पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, तो वो चीज हो जाती है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, इतनी शक्ति हमें दीन दाता, तो हम तो वहीं पढ़कर बड़े हुए हैं, सुनकर बड़े हुए हैं ना, क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल था। तो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो तो हमने तो वही सुना है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए सूर्य नमस्कार है, ठीक है, सूर्य नमस्कार वैसे तो फिजिकल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी को करना चाहिए। लेकिन कोई ये व्यक्ति बोलकर मना कर सकता है कि मैं तो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता हूँ, तो सूर्य नमस्कार क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो मैं तो नहीं फॉलो करूंगा। तो उस परिस्थिति में उसके पास पूरा अधिकार है कि वो मना कर सकता है कि मैं फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे के आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, यानी ये मेनली आर्टिकल जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, यानी जो माइनॉरिटीज है हमारे इंडिया में, ये आर्टिकल उनसे रिलेटेड है। ये आर्टिकल उनके बारे में बताता है और उनके अधिकारों की बात करता है। तो क्या बात करता है, आर्टिकल 29 कहता है कि प्रत्येक वर्ग, यानी कि जो भी वो कम्युनिटीज के लोग हैं, सॉरी माइनॉरिटी जो लोग हैं ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो लोग हैं, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, लिपि क्या होती है जिसमें हम लिखते हैं उसको लिपि बोला जाता है, और जो हम मुंह से बोलते हैं उसको हम भाषा बोलते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिख रखी है तो इसको हम लोग देवनागरी लिपि बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं किस भाषा में बात कर रही हूँ, मैं हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ, है ना। तो वो चीज होती है लिपि को और अपनी संस्कृति को, यानी अपने कल्चर को, कि आप किस तरह से त्योहार मनाते हैं या आपके यहाँ शादी ब्याह कैसे होता है, मुंडन कैसे होता है, इस तरह की जो संस्कृति होती है, या आपके यहाँ की वेशभूषा क्या है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, और इवन खाने पीने को लेकर भी वो भी संस्कृति के अंडर में ही आएगा। तो उसके संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी भी माइनॉरिटी में किसी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो 12,000 या 15,000 संख्या में है, ठीक है, तो उनको अगर अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो धीरे धीरे करके उनकी जो लिपि है या भाषा है या उनकी संस्कृति है वो तो समाप्ति हो जाएगी। तो इस वजह से हम ध्यान रखते हैं कि उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करता है, उनके मौलिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 30 देख लेते हैं क्या कहता है। सभी अल्पसंख्यक धार्मिक, भाषाई, यानी धर्म को और अपनी भाषा को और मन की शिक्षा संस्थान बनाने का अधिकार है, यानी कि अपनी धर्म से रिलेटेड और अपनी भाषा को वहां पर जैसे मान लीजिए कोई भी भाषा है, अब जैसे हिंदी है, मान लो हम ही माइनॉरिटी होते तो हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, और हम हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो फिर हम क्या करते कि अपनी भाषा को मानने का अधिकार, अपनी भाषा को यानी कि लिखने का, बोलने का, है ना, उस भाषा में अपनी एजुकेशन जो वहां पर इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने का अधिकार होता है ना। तो ये चीज जो बोली जा रही है वो अल्पसंख्यकों के लिए बोली जा रही है। आगे देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये कहता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की हम गारंटी देंगे। कौन गारंटी देगा, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देगा। कैसे गारंटी देगा, तो ये 5 तरह के रिट जारी करके गारंटी देगा, अगर किसी भी मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करके उन मौलिक अधिकारों के वायलेशन को रोक सकता है। कैसे रोकेगा, कौन सी होती 5 तरह की, मैंने नंबरिंग नहीं करी, नंबरिंग कर देती हूँ। 1 2 3
आगे 4 5 उधर है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? अच्छा देखिए, आपके पेपर में ज्यादातर ऐसे सिंपल से पूछा जाता है कि हैबियस कॉर्पस में कौन कौन, यानी कि जो हैबियस कॉर्पस को जो फॉलो करेगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। इसमें बहुत मतलब पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, और कई बार तो ये होता है कि बहुत साधारण से शब्दों में पूछ लेता है, लेकिन इसका क्या है, मीनिंग डीप तो पता होना ही चाहिए कि इसमें ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसके तहत कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। तो कौन शामिल होंगे? लोक अधिकारी शामिल होंगे, और इसमें निजी व्यक्ति भी शामिल होंगे, यानी जो निजी व्यक्ति हैं, जो किसी भी एक तरीके से कह ले कि सरकार का हिस्सा नहीं है, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। कौन सी रिट में? हैबियस कॉर्पस में। मुझे हिंदी में याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो इस वजह से मैंने इंग्लिश में ही लिख लिया है, और आप लोग भी इसको इंग्लिश में ही लिखिए और याद करिए, ठीक है। मैंडमस, मैंडमस एक दूसरी रिट है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें लोक अधिकारी शामिल होते हैं। इसमें अपवाद कौन से हैं? अपवाद प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, यानी कि ये जो मैंडमस रिट है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के विरुद्ध जारी नहीं होगी। ये क्या कहता है? लोक अधिकारी विधि यानी लॉ द्वारा तय कर्तव्य का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इनको बताता है कि जो लोक अधिकारी हैं, ठीक है, अपवाद में कौन शामिल है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों को छोड़कर जितने भी लोक अधिकारी हैं वो सभी विधि यानी लॉ द्वारा जो कर्तव्य उनको दिए गए हैं उनका वो पालन करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोहिबिशन रिट की। ये प्रोहिबिशन रिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? न्यायिक संस्थान, है ना। न्यायिक संस्थान जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी को, यानी जो न्यायिक संस्थान है वो अर्ध न्यायिक संस्थान को ऑर्डर दे सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई केस है, ठीक है, उसके तहत उसमें कोई केस चल रहा है, कोई किसी मुद्दे पर बात हो रही है, तो क्या करेगा? जो जुडिशियल रिव्यू है वो उसको तुरंत यहाँ पर जाकर के रोक देगा कि आप इस अपने काम को बंद कर दीजिए। कब बंद कर दीजिए? कार्यवाही के दौरान, क्योंकि भाई हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, तुम अपना काम बंद कर दो, यहीं पर रोक दो, अब हम संभालेंगे इस काम को, है ना, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है। तो इस तरीके से आगे बात करते हैं। ये फोर्थ है उत्प्रेषण। अच्छा, इस पे लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मैंने देखा है कैमरे में, तो इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ। ये रिड का नाम है सर्चियो ररी, सर्चियो ररी, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, और इसको हिंदी में उत्प्रेषण बोलते हैं। उत्प्रेषण इसको बोलना थोड़ा आसान है, इस वजह से मैंने यहाँ पे उत्प्रेषण भी लिख लिया है। अच्छा, इसमें यानी उत्प्रेषण रिट में और प्रोहिबिशन रिट दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों सेम चीज कह रही है। क्या कह रही है? कि जुडिशियल बॉडी जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी को रोक देगी कि आप अपना काम रोक दीजिए, इस पर हम बात करेंगे, हम कार्यवाही करेंगे, हम इसको देख लेंगे, इसका क्या करना है ना। तो यहाँ पर क्या बात होती है? यहाँ पर हमने देखा कि प्रोहिबिशन में यानी वहीं पर कार्यवाही के दौरान जाकर के रोक देती है, ठीक है, कार्यवाही के दौरान। लेकिन यहाँ पर कब इसको रोका जाता है? जब फैसला आ चुका होता है। जुडिशियल बॉडी जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी को फैसला दे चुकी होती है, ठीक है। उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इसको रोक देता है कि भाई हम तुम्हारे फैसले को निग्लेक्ट करते हैं, उसको मना करते हैं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे फैसलों को, है ना, इस तरीके से करके। इन दोनों चीजों में सिर्फ यही अंतर है, और ये यही दोनों रिट में यानी कि 3 और 4 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रोहिबिशन बॉडी में कार्यवाही के समय इसको रोका जाता है, ठीक है, कार्यवाही के समय इसको रोका जाता है। और उत्प्रेषण बॉडी में उत्प्रेषण में क्या करते हैं? इसको उत्प्रेषण रिट में, सॉरी, इसको कार्यवाही के बाद रोका जाता है, यानी कि इसके निर्णय को बदल दिया जाता है। प्रोहिबिशन में अभी तक निर्णय आया नहीं है, अभी कार्यवाही चल रही है, निर्णय आना भी बाकी है ना। उस परिस्थिति में इसके निर्णय को बोला जाता है अभी तुम रहने दो, निर्णय हम कर लेंगे। उत्प्रेषण में क्या है? निर्णय आ चुका है और उसके निर्णय को मानने से मना कर दिया जाता है कि हम तुम्हारा निर्णय नहीं मान रहे हैं, हम अपना देखेंगे, ठीक है, तुम जाने दो, इस तरीके से करके। रिट नंबर 5, रिट नंबर 5
को वारंटो, रिट नंबर 5 का नाम है को वारंटो, 5वीं तरह की ये रिट है। इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है और वो किसी गवर्नमेंट पद पर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डाउट अगर उसको होता है तो वो उससे पूछ सकता है कि भाई आप अपने जो पद की है उसकी हमें प्रूफ दीजिए कि आपके पास जो आप जिस पद पर हैं वो वैलिड रीजन से की वजह से है कि नहीं, या फिर आप ऐसे ही यहाँ पर आके अपने अपनी अथॉरिटी खुद से ले लिए है ना। तो इस तरह की यहाँ पर बात को वारंटो करता है। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो यह है आर्टिकल 32। अच्छा, हाई कोर्ट भी रिट के हाई कोर्ट भी रिट के तहत जो है सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अलावा और भी तरह की रिट जारी कर सकता है, जारी करने का अधिकार है। इसी वजह से कई बार बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तियां हैं हाई कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक तो वो कानूनी सुरक्षा के जो है वहां पे देख रेख करता है कि कानून सम्मत वहां पे काम किए जा रहे हैं देश में कि नहीं किए जा रहे हैं, उसकी बात करता है। और क्या करता है कि वो फंडामेंटल राइट के लिए लड़ता है, यानी फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी देता है। अगर बाकी काम उसके पास आते भी हैं तो वो कहेगा हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी देना हमारा धर्म है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कार्य करने की शक्तियां हैं, तो ये सही होगा, है ना, क्योंकि इसके पास है ज्यादा शक्तियां, इसको ज्यादा कर्तव्य दिए गए हैं, है ना। आगे देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। राज्य फंडामेंटल राइट को यानी कि राज्य मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। किस परिस्थिति में कम कर सकता है, किन किन लोगों के फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है, तो कानूनी व्यवस्था को लागू करने वाला कौन करता है, तो जिलाधिकारी। जिलाधिकारी के ऊपर रोक लगाई जा सकती है कि आप खुले में, यानी आप मीडिया के सामने मुख्यमंत्री के साथ आप दोस्ती नहीं बढ़ा सकते बहुत ज्यादा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एकदम खुले में घूम रहे, क्योंकि उसकी दोस्ती का असर सीधे उसके काम पर दिखेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि कोई जिले का अधिकारी है और वहां के जो सीएम है उनसे बहुत अच्छी बन रही है, अब उनके साथ वो खाने पर जा रहे हैं या फिर कहीं किसी और काम से जा रहे हैं, ऑफिशियल काम के अलावा, है ना, ऑफिशियल काम के अलावा। तो उससे क्या होगा कि कोई भी वह निर्णय यदि करता है तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि वो निर्णय जनता के पक्ष में ना जा करके सरकार के पक्ष में जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसके काम के ऊपर एक तरीके से लांछन लग जाएंगे, उंगली उठेगी कि आपने तो ये काम इस वजह से किया है क्योंकि आपको सीएम ने बोला था ऐसा करने के लिए, या फिर आपने किसी लालच में आकर के इस काम को किया है। इसी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है ना। आगे बात करते हैं सशस्त्र बल के सदस्य की। अच्छा, जैसे कि हमारे एयरफोर्स के होते हैं और नेवी के जो लोग होते हैं, मतलब कि और उसकी बात करते हैं, है ना, इस तरह के लोगों के ऊपर रोक लगा दी जाती है कि कुछ इनके मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाता है। जैसे आई थिंक आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 है। इनको ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप अपनी, अब मान लीजिए कहीं कल बॉर्डर पे लड़ने जाना है ना, तो अब जाकर के वहां बता दिया कि हम तो जा रहे हैं कल बॉर्डर पे लड़ने, हमें तो गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है, तो ऐसा नहीं है, उस चीज को ये लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। सीक्रेट एजेंसीज को, अब सीक्रेट एजेंसी ने कुछ क्योंकि सीक्रेट एजेंसी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अपनी चीजें वहां पर जाकर के रिवील कर दे तो हमारा ही नुकसान हो जाए, यानी इंडिया का ही नुकसान हो जाए, है ना। तो इस तरीके से अनुच्छेद 33 जो है वो राज्य फंडामेंटल राइट कम कर सकता है। कुछ व्यक्तियों के, कुछ लोगों के जो पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों के मौलिक अधिकार कम कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 34 की बात करते हैं। आर्टिकल 34 कहता है कि हम सैनिक कानून के फंडामेंटल राइट को हम कम कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 34 कहता है कि सैनिक कानून किसी क्षेत्र में लगा हुआ है, ठीक है,
जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लगा हुआ है वहां पर उसके फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं, वहां उस एरिया के जो लोग हैं उन लोगों के फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 35 क्या कहता है, ये आज के हमारे क्लास का आखिरी आर्टिकल है। आर्टिकल 35 कहता है फंडामेंटल राइट के यानी मौलिक अधिकार के संबंध में जो भी कानून बनेंगे उनका अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इस क्लास को 2 स्लाइड में किया है, पिछली वाली को तो हमने रफ कर दिया है, तो अभी हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 31 भी है लेकिन आप लोगों को पता है कि वो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है अभी। उसके बाद हमने पढ़ा 5 तरह की रिट को पढ़ा, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोररी यानी कि उत्प्रेषण, और हमने पढ़ा कोवारंटो। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। उसके बाद हमने पढ़ा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों की और दूसरी तरह की रिट के जो है रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 33, राज्य जो है फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है कुछ व्यक्तियों की जो कानून व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, और जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनकी, और जो सीक्रेट एजेंसियां हैं उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। आर्टिकल 34 कहता है कि जिस भी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू है वहां के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। आर्टिकल 35 फाइनली ये कहता है कि आप जिन सब आर्टिकल को उठा करके मौलिक अधिकारों की आप बात करते आए हैं उन सभी मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और क्लास को करते टाइम आप लोग कोशिश करें कि अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ थोड़ा और बेहतर कर सकूं, नोट्स वगैरह लेकर आऊं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी तो नहीं हो पाएंगी चीजें, लेकिन आगे चल करके काफी कुछ होगा, तो आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और आपको क्लास कैसी लगी, समझ आई कि नहीं समझ आई, और अगर क्या समझ नहीं आया आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है तो मुझे जरूर भेजिए, मैं उसको जरूर कंसीडर करने की कोशिश करूंगी। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि ये तो हमारा मौलिक अधिकार जो है वो खत्म हो चुका है। तो हम किसी नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। और मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।